हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। बेटा लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस कब बनेगा, कोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने बताया कि कैसे डॉक्टर थॉमस यंग ने दो कोरेंट सोर्सेज एक सिंगल सोर्स से बनाए थे और उनकी हेल्प से उन्होंने स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न लेके आए थे। अब इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा बने थे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमम कब बनेगा, दैट मीन्स व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर का वीडियो लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा वो है एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। मीन्स कैसे मैथमेटिक्स के थ्रू हम इंटरफेरेंस को डिफाइन करेंगे, कैसे इंटरफेरेंस की कंडीशंस ड्राइव करेंगे हम थ्रू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो पिछले वाले लेक्चर हमने कहा था कि इंटरफेरेंस तभी होगा जब हमारे पास में दो कोरेंट सोर्सेज होंगे। तो हमने ये भी कहा था कि दो अलग अलग सोर्सेज कभी कोरेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब एक सोर्स से ही हमें दो सोर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने ये किया था कि आप डायग्राम में राइट साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक एस लिखा हुआ है, दैट मीन्स सिंगल सोर्स है, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। इसी सोर्स से हमें दो सोर्स बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे डबल स्लिट यूज़ की थी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे S1 और S2 यहाँ पे दो अलग अलग सोर्सेज हो गए। फिर हमने कहा था सामने जो लास्ट वाली लाइन दिख रही है जिसके ऊपर P0 लिख रखा है, ये लाइन हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है कि जब दो वेव एक S1 से और एक S2 से चल के जाएंगी और स्क्रीन के ऊपर मिलेंगी, तो वहाँ मिलने से हमें या तो मैक्सिमम मिलेगा या हमें मिनिमम मिलेगा। उनकी कंडीशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज में हम ड्राइव करने वाले हैं यहाँ मैथमेटिकल पोर्शन के थ्रू। तो हमें ये डिस्कस करना है कि स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम आया कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना कि हमें करना क्या है, एक वेव जानी चाहिए S1 सोर्स से, दूसरी वेव जानी चाहिए हमारे पास S2 सोर्स से। तो सबसे पहले ये मानेंगे हम कि लेट y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट P ड्यू टू द वेव कमिंग फ्रॉम द स्लिट S1। दैट मीन्स y1 है वो वेव के डिस्प्लेसमेंट है एट P पॉइंट पे। किसकी डिस्प्लेसमेंट है? उस वेव की डिस्प्लेसमेंट है जो S1 सोर्स से आई है। सेम ऐसे ही हमने माना y2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है P पॉइंट पे उस वेव की जो वेव S2 से चल के यहाँ पे पहुंची है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आप देख रहे हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिफाइन किया y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। y1 बता चुका हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट है ये उस वेव की जो S1 से आई है और कहां पे है? P पॉइंट पे है। a क्या है यहाँ पे? a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उस वेव का एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पे ओमेगा t है, ये उसका फेज है, उस वेव का फेज है। सेम y2 डिस्प्लेसमेंट है ये उस वेव की जो S2 से आई है। b क्या है? एम्पलीट्यूड है उसका, उसी वेव का। और ओमेगा t प्लस फाई है, ये उस वेव का फेज है। दैट मीन्स एक वेव का पहली वाली वेव का फेज है ओमेगा टी और दूसरी वाली वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई। दैट मीन्स दोनों का फेज सेम नहीं है, लेकिन फेज हमने कहा था कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब इसलिए यहाँ पे जो फाई है, जो डिफरेंस है दोनों फेज का, वो क्या यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो हमने नीचे लिख भी रखा है फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। फिर हमने कहा था इंटरफेरेंस कब आएगा? जब ये दोनों वेव मिलेंगी तो इंटरफेरेंस होगा। तो वेव मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी तो हमने उसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया लेट y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट P। तो y क्या होगा भाई? दोनों का सम होगा। मैथमेटिक एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे नीचे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसका मतलब दोनों वेव की डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगी। सिंपली बेटा हमने ऐड कर दिया, y1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और हमने यहाँ पे y2 की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर बेटा y2 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको हमने सोल्व किया है, फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने ये क्या है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एज इट इज लिया हमने।
फिर बी लिखा हमने, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, उसको ओपन कर दिया हमने यहाँ पे, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे पहले दो टर्म्स के अंदर साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो बच गया हमारे पास a प्लस बी कॉस फाइव, लास्ट वाले टर्म को हमने एज इट इज रख दिया, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 में जो फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट में टर्म है, ब्रैकेट मींस a प्लस बी कॉस फाइव, इसकी जगह लिख लिया हमने बेटा यहाँ पे r cos थीटा, माना हमने यहाँ पे, मान लिया इसकी वैल्यू है r cos थीटा। और सेकंड टर्म में जो आपको दिख रहा है बेटा b साइन फाइव, इसको हमने मान लिया यहाँ पे r साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमने रेस्पेक्टिवली डिफाइन कर दिया। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को भी a1 में और इक्वेशन नंबर 3 को भी 1 में। जैसे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। बट इस पूरी एक्सप्रेशन में यहाँ से आप देख रहे हो जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है इसमें से r कॉमन आ रहा है। जैसे r कॉमन लोगे तो ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी जो ब्रैकेट में लिख रखी है। अब इस ब्रैकेट वाले टर्म को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में साइन a प्लस बी का। तो बस फिर नेक्स्ट स्टेप में जो थर्ड स्टेप है वह हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बट इस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को जब आप सोल्व करोगे तो सेकंड टर्म हमारे पास वापस आ जाएगी यहाँ पे। तो जो थर्ड स्टेप है बेटा इसको ध्यान से देखोगे तो हमें ये दिखेगा कि ये थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन गई एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जिसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल R। और कैपिटल R क्या माना था हमने, ये हमने माना था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कौन सी वेव, जो फर्स्ट और सेकंड वेव के सुपरमोज के बाद बनी थी, दैट मीन्स उसको हमने कहा था रिजल्टेंट वेव। तो R यहाँ पे एम्पलीट्यूड है उस रिजल्टेंट वेव का यहाँ पे। और बेटा ये हमने माना था, इसका मतलब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पीछे जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 डिफाइन की थी उन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करिए और आप ऐड करिए हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यही किया है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों का स्क्वायर किया है और उसके बाद हमने उसका एडिशन किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, सिंपली हम पीछे से उठा के लाए 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड किया है। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में जो पहली टर्म है हमारे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टर्म है हमारे पास में a प्लस बी कोस फाइव का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे पहले तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से। कैसे ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म यहाँ पे b कोस फाइव, उसका स्क्वायर कर दिया हमने प्लस 2ab कोस फाइव। नेक्स्ट टर्म एज इट इज लिखी हमने यहाँ पे। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखोगे बेटा आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है बेटा इसकी वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 4 पे देखो सिर्फ आर स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा एक सेकंड टर्म और एक फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, फोर्थ टर्म क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है सेकंड और फोर्थ में। जैसे ही बी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और आपको पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो यह सिंपली बच जाएगा बी स्क्वायर। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म की वजह से 3 टर्म हमारे पास बच गई। कौन कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई यहाँ से। अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो नेक्स्ट स्टेप पर हमने ये डिफाइन किया है इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो I इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब इक्वेशन नंबर 4 से हम इजिली R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और R वही हमने कहा होता है क्या है, एम्पलीट्यूड है ये रिजल्टेंट वेव का, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 पे दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लीजिए तो वहां से इजिली R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आ जाएगा आपके पास। अब अगर ये मालूम है कि 2 वेव थी हमारे पास, उन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए,
दैट मीन्स ए और बी बराबर हो जाए। ए क्या था? एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का, बी क्या था? एम्पलीट्यूड सेकेंड वेव का। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर कब होंगे? जब विड्थ फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट की विड्थ बराबर होगी तो उन दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर हो जाएगा भाई। तो जैसे एम्पलीट्यूड बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 5 या उससे पहले वाली इंटेंसिटी वाली इक्वेशन पुट करूंगा A इज इक्वल टू बी, तो फाइनली हमारे पास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, डार्क फ्रिंज कब बनेगी। दैट मीन्स व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द मिनिमा। तो बेटा पीछे एक्सप्रेशन में जो हमने इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, उस इंटेंसिटी की वैल्यू को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे सब टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ cos फाई ऐसा है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब फाई अगर चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हमने देखा कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी तब इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम हो जाएगी। और बेटा cos फाई 1 कब होता है? जब फाई की वैल्यू क्या हो? 0 हो, 2 पाई और 4 पाई हो। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए। इन टर्म्स हम बात करें तो 2n पाई अगर फेज डिफरेंस है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम मिलेगा। सिंपली हम कहें कि पाथ डिफरेंस की टर्म में बात करें तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? n लैम्बडा होना चाहिए, तब हमें मैक्सिमम मिलेगा, दैट मीन्स ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो बेटा cos फाई की वैल्यू 1 उठा के पुट करो तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे? आई मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? कि cos फाई यहाँ पे मैक्सिमम हो गया तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा यहाँ cos फाई था, cos फाई की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, सिर्फ क्या बचेगा? 2ab। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो आ गया आई मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई हमारे पास में भाई। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट। तो जैसे मैं इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट करोगे यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास में क्या? a प्लस बी। दैट मीन्स अगर मेरे पास दो वेव है, दो वेव सुपरमोज होती हैं, सुपरमोज होने के बाद जो एक वेव बनेगी उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों वेव, जो पहले दो वेव थी, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को जोड़ दीजिए तो हमारे पास में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हो राइट साइड के अंदर एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ऐड किया है। इस डायग्राम में आप ऊपर देख रहे होंगे y1, तो y1 क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड आप ग्राफ में देख रहे होंगे आप, तो इसका एम्पलीट्यूड है 1 तक जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट y2 दिख रही होगी नीचे, इस वेव का एम्पलीट्यूड देखोगे बेटा तो 0.5 तक जा रहा है। जब ये दोनों मिलेंगी तो मिलाएंगे, इसका मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट जाएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ जाएगा। और हमने कहा था ऐसा कब होता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। जब इस y2 को उठा के मैं y1 के ऊपर पुट करूंगा तो बेटा रिजल्टेंट वेव बनेगी जो नीचे लिख रखे yr डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसका एम्पलीट्यूड देखिए बेटा, इसका एम्पलीट्यूड हो गया 1.5। कैसे हुआ? पहले का 1 था, दूसरे का 0.5 था, दोनों को ऐड कर दिया आपने, दोनों को ऐड करते क्या बन जाएगा? 1.5। ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है आर मैक्सिमम का। आर मैक्सिमम क्या डिफाइन किया हमने यहाँ पे? देखिए a प्लस बी, दैट मीन्स दोनों एम्पलीट्यूड को आप जोड़ दीजिए, हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो मैंने डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया है कि कैसे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। सेम वैसे ही अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए, इसका पहले का भी 1 दूसरे का भी 1 हो जाए, तो टोटल कितना बनेगा? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। दैट मीन्स वही लिख रखा हमने यहाँ पे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स a प्लस a क्या होगा? 2 टाइम्स a, और मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरे पास हो जाएगी 4a का स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ b की जगह हमने a पुट करना है और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं हम डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज कब बनेगी भाई? तो सेम कब बनेगी? जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अब इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे जाइए, पीछे ड्राइव किया हमने, वहां देखिए आप इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। और cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी? जब फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई होगी। तो हमें पता है cos फाई की वैल्यू -1। दैट मीन्स फाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगी, तब हमारे पास में डार्क फ्रिंज बनेगी।
सिंपली पाथ डिफरेंस की बात करें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहां पे वैल्यू मिलेगी हमारे पास यहाँ पे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा बेटा, गलती से मिसप्रिंट है यहाँ पे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ 2 रहेगा, नीचे 2 और आएगा बेटा यहाँ पे, तो ऐड कर लेना इसके अंदर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास में, मिनिमम हो जाएगी अगर फेज डिफरेंस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। उठाए के वैल्यू पुट करिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, तो आई मिनिमम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे cos फाई मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी भाई। आई मिनिमम की वैल्यू आ गई यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों साइड, तो आर मिनिमम की वैल्यू आ गई यहाँ पे a माइनस बी। राइट साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे y1 y2 अगेन दिखा रखा मैंने, y1 है उसका एम्पलीट्यूड भी 1 है, y2 है उसका एम्पलीट्यूड -1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यों हमने ये लिया, क्योंकि अभी आपने कहा था फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम पाई का होना चाहिए, तो पाई के फेज डिफरेंस के लिए अगर पहले का क्रस्ट है तो दूसरे का क्या आएगा यहाँ पे ट्रफ आएगा, तो y2 का यहाँ पे ट्रफ आया। जब दोनों को सुपरपोज करोगे आप तो आपको पता है दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स a माइनस बी, तो आप करिए 1 और इसका -1, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास में क्या 0। तो वाई आर में देखिए आपको कहीं भी वेव दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका बेटा एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0, एम्पलीट्यूड 0, इसका मतलब वेव खत्म होगी, कोई वेव नहीं जाएगी, कोई लाइट नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा डार्क होगा, इसलिए इसका नाम हमने रखा यहाँ पे डार्क फ्रिंज। ये लास्ट में कंडीशन कब हुई बेटा, जब a को हमने b के बराबर मानना है, तो हमने एक्सप्रेशन भी लिख रखा है जब a इज इक्वल टू b होगा तो इंटेंसिटी भी 0 होगी और वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशन डिफाइन कर दी है। मींस ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा या फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल होगा हमारे पास पाई का। डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जो पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा और फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल होगा पाई का, तो डार्क फ्रिंज बनेगी। अब लास्ट पॉइंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हमने पहले भी डिफाइन किया पिछले वाले लेक्चर में कि इंटरफेरेंस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो ना तो खत्म हो रही है ना यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। देखने से ऐसा लगता है कि कहीं पे लाइट आ रही कहीं नहीं जा रही, इसका लाइट खत्म होगी, और कहीं पे लाइट ज़्यादा होगी इसका वहाँ पे लाइट आ गई। बेटा ना हमने क्रिएट डिस्टोर नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे लाइट है वो शिफ्ट होती है हमारे पास में मिनिमा से मैक्सिमा, दैट मीन्स मिनिमम वाली लाइट चली जाती है कहाँ पे मैक्सिमा के पास यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए एक केस मानेंगे जब इंटरफेरेंस है, एक केस मानेंगे जब इंटरफेरेंस नहीं है। तो पहला केस लेते हैं हम जब इंटरफेरेंस है और उस टाइम पे हमने दोनों सोर्स है उनकी एम्पलीट्यूड क्या मानी है, सेम एम्पलीट्यूड के माने, दैट मीन्स उनकी जो वेव है वो सेम एम्पलीट्यूड की है। तो अभी हमने निकाली मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4a², मिनिमा की इंटेंसिटी 0। बट एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, दोनों इंटेंसिटी को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, एवरेज ऐसे निकालते हम। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे 4a² प्लस 0 तो आ गया बेटा 4a² डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स बन गया एवरेज इंटेंसिटी हमारे पास में आ गई 2a²। नेक्स्ट बात करें हम एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस में, बेटा इंटरफेरेंस होगा नहीं, इसका दोनों लाइट पहुंचेंगी फर्स्ट सोर्स से भी और सेकंड सोर्स से भी। यहाँ पे बेटा हम स्टूडेंट यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ नीचे सेकंड सोर्स आ गया, यहाँ पे सेकंड सोर्स की भी क्या होगी a², तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2a²। इसका मतलब जब इंटरफेरेंस है तब भी एवरेज वही आ रहा है, जब इंटरफेरेंस नहीं है तब भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व है चाहे इंटरफेरेंस हो या ना हो। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो हमें ये फ्रिंज पैटर्न आया है, इंटरफेरेंस पैटर्न आया है, इसमें हम जो फ्रिंजेस हैं उनके बीच के विड्थ की एक्सप्रेशन निकालेंगे, दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।